हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग के या फिर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसकी वीडियोस अपलोड करी हैं, एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देख सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Giving cash or award to customer for using the same product regularly is called। एक ही उत्पाद को नियमित रूप से उपयोग करने पर ग्राहक को नगद राशि या पुरस्कार देना कहलाता है। कूपन, मूल्य पैक, प्रीमियम, संरक्षण पुरस्कार। यानी कि कोई कस्टमर है, वो एक ही प्रोडक्ट को बार बार परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसके बदले में उसको किसी तरह का कोई उपहार दिया जा रहा है या अवार्ड दिया जा रहा है या कैश को रिटर्न कर दिया जाए, छूट दे दी जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर उसे कहा जाता है सुरक्षा पुरस्कार, पेट्रोनेज अवार्ड। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उसे सुरक्षा पुरस्कार कहा जाता है। इसलिए कई तरह से दिया जा सकता है, जैसे कि कैशबैक भी दिया जा सकता है नगद में, या फिर कोई अन्य पुरस्कार भी दिया जा सकता है। तो ये तो टाइप हो जाएंगे, मेनली कहा जो जाता है उसे सुरक्षा पुरस्कार कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडिल मैन हेल्प टू स्टेबलाइजेज द प्राइसेस बाय ऑप्टिंग। बिचौलिए विकल्प चुनकर कीमतों को स्थिर करने में मदद करते हैं। माल का भंडारण, माल का वितरण, माल की बिक्री, माल का विपणन। यानी कि जो मिडिल मैन होते हैं वो यहाँ पर किस तरह से जो प्राइसेस होते हैं उनको कंट्रोल रखने में या कीमतों को स्थिर रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो स्टॉकिंग ऑफ गुड्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, मार्केटिंग ऑफ गुड्स। तो किस तरह से हो जाते हैं, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, माल का भंडारण करने में। कई बार होता है ना बीच में, जैसे कि टमाटर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए या फिर प्याज या लहसुन के रेट बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। कभी कभी कमी की वजह से भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो स्टॉक करके रख लेते हैं उसको की कालाबाजारी बोला जाता है। तो वहां पर ये रहता है कि वो तब तक रोक के रखते हैं जब तक कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, अगर मार्केट में प्रोडक्ट जो होगा, मांग जो है वो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या होगा, प्राइस हाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वही समझिए रूल यहाँ पर भी लगता है। कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे एक दूसरे से किसी न किसी तरह वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, माल का भंडारण करके वो यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कोई एक स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है या दोनों ही हो सकता है गलत है। तो यहाँ पर मीडिया प्लानिंग रिफर्स टू सीरीज ऑफ डिसीजन इन्वॉल्विंग डिलीवरी ऑफ मैसेजेस टू द टारगेट ऑडियंस स्टेटमेंट। द सेंट्रल थीम ऑफ मीडिया प्लानिंग इज मैसेज डिसमिनेशन। यहाँ पर आपको बताना है दोनों करेक्ट है, एक करेक्ट है। मीडिया नियोजन से तात्पर्य लक्षित दर्शकों तक संदेशों की डिलीवरी से जुड़े निर्णयों की श्रृंखला से। यानी कि अगर हम मीडिया प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो उसका मेन मीनिंग क्या होता है कि जो टारगेट और कस्टमर्स होते हैं हमारे, उन तक अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, उनके किस तरह से हम चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, उनसे जुड़े हमारे जो डिसीजंस की एक हम पूरी एक श्रृंखला या फिर कह सकते हैं जो एक सीरीज होती है उस तक पहुंचाना कहलाता है मीडिया नियोजन। मीडिया नियोजन का केंद्रीय विषय संदेश प्रसार है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, केवल कथन एक सही, केवल कथन दो सही है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो मीडिया नियोजन होता है, मीडिया प्लानिंग की जाती है, ये देखना कि किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट तो हमने सोच लिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का मीडियम क्या रहेगा, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे। तो क्या एडवर्टाइजमेंट के बहुत से टाइप्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी कॉस्ट आती है, लागतें होती हैं। तो कौन सा हमसे अच्छा है, हमारे लिए कौन सा हमें चुनना चाहिए अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, उसी की पूरी प्लानिंग करना जो होता है वो मीडिया नियोजन आपका हो जाएगा, यानी कि मीडिया प्लानिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मीडिया प्लानिंग में आपका ये चीज आ जाती है कि हम जो टारगेट ऑडियंस होती है उस तक अपने मैसेजेस को पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए जो हम डिसीजंस लेते हैं उसकी सीरीज पूरी बनाते हैं, वही हमारा मीडिया प्लानिंग कहलाती है। पहला पॉइंट हमारा सही है। और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है कि मीडिया नियोजन का केंद्रीय विषय संदेश प्रसार है, तो मेन यही रहता है कि कैसे हम अपना संदेश को, अपने मैसेज को ऑडियंस तक, अपनी कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो मेन तो केंद्रीय विषय यही रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, ये वाला हमारा पॉइंट करेक्ट हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। अभी आपकी समझ में आ गया होगा, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है चीजों का, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ मिडिल मैन इज टू इंश्योर दैट देयर इज seamless flow of goods in the market by matching
बिचौलियों की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि मिलान करके बाजार में माल का निर्बाध प्रवाह हो। थोक विक्रेता और निर्माता, उत्पादन और बिक्री, आपूर्ति और मांग, ये सभी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मिडिल मैन होता है उसका जो रोल होता है ये इंश्योर करना होगा कि किस तरह से गुड्स जो हैं वो मार्केट में सीमलेसली उनको प्रभाव होता रहे, मतलब मार्केट में उनकी आपूर्ति होती रहे। तो किसके बीच में आपूर्ति होती रहे, ये मेन काम होगा आपको बताना है क्वेश्चन में कि किस के बीच में मिडिल मैन जो होता है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि गुड्स लगातार आगे चलते रहें। होलसेल और मैन्युफैक्चर के, प्रोडक्शन और सेल्स के, सप्लाई एंड डिमांड, ऑल ऑफ दिस। तो कहाँ पर मिडिल मैन का मेन काम रहता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है। जो सप्लाई और डिमांड है उसके बीच में काम रहता है, जैसे कि अभी पहले ही मैंने क्वेश्चन में ही समझाया आप लोगों को कि वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है अपने पास चीजों को रोक करके। तो वहां पर ये चीज रहेगी कि सप्लाई और डिमांड, इन दोनों में कितनी सप्लाई की जा रही है और कितनी मार्केट में डिमांड है, उन चीजों पर ध्यान रखना, वहां पर मिडिलमैन का मेन रोल रहता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर हैज ए वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ डैश। समाचार पत्र के विज्ञापन का जीवन काल बहुत कम होता है। एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है उसका टाइम पीरियड कितना रहता है। जैसे कि आज का न्यूज़पेपर है, आप आज पढ़ लेंगे या कल देख लेंगे, उसके बाद आप कब तक देख सकते हैं या कब तक वो एडवर्टाइजमेंट प्रभावी हो सकता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यहाँ पर उसका जो प्रभाव होता है मेनली एक दिन होता है। कोई भी पुराना अखबार नहीं पढ़ता है, ना पढ़ना चाहता है। जो नया अखबार होता है, नया न्यूज़पेपर होता है, हम पर डे उसे पढ़ते हैं, पुराने को हम पलट करके नहीं देखते। कोई जरूरत होगी तब हम निकाल के देखेंगे किसी स्पेशल हेडलाइन के लिए, कोई न्यूज देखने के लिए, लेकिन जनरली हम उसे नहीं देखते। तो उसका जो इफेक्ट होता है सिर्फ एक दिन के लिए होता है, वन डे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और टेलीविजन पे जो चलते हैं उन्हें हम बार बार देखते हैं, या फिर जो हमारे एक तरह से जो पैकेजिंग होती है वो भी एडवर्टाइजमेंट का ही काम करती है। जो प्रोडक्ट होते हैं तो उस पर जो हम छपा रहता है उसको भी हम लोग बार बार देखते हैं, या होल्डिंग्स लगी हैं, आप निकल रहे हैं रास्ते से तो बार बार आपकी नजर पड़ रही है उन पर, तो उनका इफेक्ट बार बार होता है, लगातार होता रहता है, लेकिन इसका सिर्फ वन डे होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। किसी विज्ञापन की दक्षता में सुधार करें, विज्ञापन विकसित करें, किसी विज्ञापन के प्रभाव का मूल्यांकन करें, किसी विज्ञापन की बर्बादी से बचने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग रिसर्च की जाती है, यानी जो विज्ञापन पर उसके विज्ञापन करने से पहले या कभी के विज्ञापन के बाद भी या बीच में भी विज्ञापन अनुसंधान एडवर्टाइजिंग रिसर्च का काम भी किया जाता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट पूछा है, क्या नहीं होता है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन एड, डेवलप एडवर्टाइजिंग, एवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ एन एड, तो अवॉइड वेस्टेज ऑफ एन एड। तो इसमें से क्या नहीं होगा, तो इम्प्रूव करना बिल्कुल होता है कि क्या उसकी प्रभाविता को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना करेक्ट है। डेवलप एड, यहाँ पर विज्ञापन को विकसित करना उसका उद्देश्य नहीं होगा। आइए और देख लेते हैं। इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ एन एड, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है उसका मूल्यांकन करना, ये भी है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ एन एड, बिल्कुल रहता है कि अगर हमने वहाँ पर कुछ गलतियां करी हैं या फिर उसमें बहुत ज्यादा हमने इन्वेस्ट कर दिया जितना नहीं करना चाहिए था, तो आगे हम उस पर भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो बी पॉइंट दे रखा है डेवलप एडवर्टाइजिंग, तो ये इसका एडवर्टाइजिंग रिसर्च का नहीं होता है उद्देश्य। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ अपील विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अपील का वह प्रकार जो उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित है। तर्कसंगत अपील होती है, भावनात्मक अपील, नैतिक अपील, हास्य अपील। तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको अपील के बारे में बताया था कि अपील की जा रही होती है हर एडवर्टाइजमेंट में उस प्रोडक्ट को आपको क्यों लेना चाहिए, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि किसी भी उत्पाद या फिर सेवाओं की खरीद के लिए किसी भी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित अगर आप अपील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो किसके अंतर्गत आती है या किस टाइप की अपील वो कही जाएगी, तो वो कही जाती है इमोशनल अपील। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको एक तरह से टारगेट करते हैं उस व्यक्ति के इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को, उससे वो इफेक्ट होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करता है।
अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर हम, जैसे कि आप तो देखते हैं कि जो रिफाइंड ऑयल वगैरह के ऐड आते हैं या फिर जो है देसी घी का ऐड जो आता है, तो उसमें क्या रहता है, माँ के हाथ के खाने का एक इमोशन दिखाया जाता है कि कोई मेमोरी दिखाई जाती है कि हाँ माँ के हाथ के खाने की वहाँ पर एक बात अलग होती है। बाकी आप बाजार से कहीं से बाहर से खा रहे हैं तो वो क्या है, घर में बन रहा है, वो चीज हेल्दी है, उससे जोड़ करके दिखाया जाता है, तो एक तरह से वो इमोशनल अपील की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट मैसेजेस that share a single idea or theme is dash। विज्ञापन संदेशों की श्रृंखला जो एक ही विचार या विषय को साझा करती है। विज्ञापन अभियान, विज्ञापन समूह, विज्ञापन क्लस्टर, विज्ञापन श्रृंखला। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो विज्ञापन संदेशों की एक श्रृंखला यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस होते हैं उनकी जो एक सीरीज किसी एक ही विचार या विषय के बारे में किसी एक ही सिंगल आइडिया या फिर किसी थीम को लेकर के चल रही होती है, वो क्या कहलाता है? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट ग्रुप, एडवर्टाइजमेंट क्लस्टर, एडवर्टाइजमेंट सीरीज क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विज्ञापन अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग इज ए नॉन पर्सनल प्रोसेस बट मस्ट बी रिटन और प्रिंटेड इन वर्ड्स डैश एडवर्टाइज एंड हेल्प्स इन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। विज्ञापन एक गैर व्यक्तिगत प्रक्रिया है लेकिन इसे शब्दों में लिखा या मुद्रित किया जाना चाहिए डैश विज्ञापन और उत्पाद की बिक्री में मदद करता है। सेल्समैन, प्रायोजक, विपणक या फिर विपणन प्रबंधक। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो नॉन पर्सनल प्रोसेस होती है यानी कि गैर व्यक्तिगत प्रक्रिया से जब आप विक्रय कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो रिटन में या फिर जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट में जो हेल्पफुल होंगे तो वो किससे रिलेटेड होते हैं, तो वो स्पॉन्सर कहलाता है। आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोज में भी कि स्पॉन्सर्ड बाय किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, तो वो चीज लिखी रहती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टिफिकेट दैट गिव्स बायर अ काइंड ऑफ सेविंग व्हेन दे परचेज एनी स्पेसिफाइड आइटम इज कॉल्ड। एक प्रमाणपत्र जो खरीदार को किसी निर्दिष्ट वस्तु को खरीदने पर एक प्रकार की बचत देता है कहलाता है। कूपन, मूल्य पैक, छूट या नकद वापसी प्रस्ताव, प्रीमियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक सर्टिफिकेट जो दिया जाता है जो बायर है उसको कि किसी भी तरह की कोई वो आगे सेविंग जो परचेज करेगा, बाई करेगा, तो वहां पर उसको एक बचत मिल जाएगी, तो वो सर्टिफिकेट क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो वो सर्टिफिकेट क्या कहलाता है, उसे कूपन कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कस्टमर इज गेटिंग सम गिफ्ट आइटम्स विद द प्रोडक्ट दे परचेज इज नोन एज। जब ग्राहक को उसके द्वारा खरीदे गए उत्पाद के साथ कुछ उपहार आइटम मिल रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मूल्य पैक, उत्पाद संयोजन, मात्रा उपहार, लकी ड्रॉ। प्राइस पैक, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, लकी ड्रॉ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो कस्टमर है प्रोडक्ट को खरीद रहा है, साथ में उसको कुछ और भी गिफ्ट में मिल रहा है, गिफ्ट आइटम मिल रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे कि पहले पेप्सोडेंट था या कोलगेट था तो साथ में उसके ब्रश भी फ्री में मिलता था, या फिर शैम्पू आते थे तो साथ में कंडीशनर फ्री में मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ परचेज एड्स आर आल्सो नोन एज। पॉइंट ऑफ परचेज विज्ञापन के नाम से भी जाना जाता है। इन स्टोर विज्ञापन, अंतर्निहित विज्ञापन, हरित विज्ञापन, स्टॉक विज्ञापन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ऑफ परचेज यानी जहाँ पर खरीदारी की जा रही है और वहां पर जो ऐड हो रहा है तो उसे और किस नाम से जाना जाएगा? उसे कहते हैं इन स्टोर एडवर्टाइजिंग, यानी कि स्टोर में ही जो विज्ञापन हो रहा है वो कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन इज ए पार्ट ऑफ। कानून और विनियमन को प्रभावित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ संबंध बनाना और बनाए रखने का एक हिस्सा है। प्रत्यक्ष विपणन, अप्रत्यक्ष विपणन, वफादारी योजनाएं, जनसंपर्क। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी कंपनी होती है किसी भी देश में, जो भी चीजें बनाई जा रही हैं तो वहाँ पर उस देश के, उस कंट्री के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पर उनके कुछ अपने स्टैंडर्ड सेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ बिल्ड या मेंटेन किए जा रहे होते हैं रिलेशंस, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम इन एडवर्टाइजमेंट इज। विज्ञापन में सर्वाधिक उपयुक्त लागत प्रभावी माध्यम का चयन है। मीडिया खरीदना यानी कि जो है क्रय करना, मीडिया शेड्यूलिंग, मीडिया खरीद या फिर मीडिया चयन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मीडियम होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के, जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट करने के बहुत से मीडियम होते हैं, तो कौन सा बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा?
यानी कि किसमें लागतें कम आएंगी और ज्यादा प्रभाव डालेगा, उसका चयन करना जो होता है वो क्या कहलाता है, उसे मीडिया सिलेक्शन बोला जाता है, मीडिया का चयन करना। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच अराउज द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड गाइड देम इन फाइनल सिलेक्शन इज कॉल्ड। उन सभी कारकों का समुच्चय जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को जगाता है और अंतिम चयन में उनका मार्गदर्शन करता है क्या कहलाता है। विज्ञापन अपील, विज्ञापन मीडिया, विज्ञापन खरीदने का मकसद। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई भी जो क्रेता है, बाई कर रहा है, वो प्रोडक्ट को खरीदता है, फाइनल सिलेक्शन करता है, यानी कि जो पहले अपना बनाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें चाहिए है, फिर उस प्रोडक्ट को जो है सिलेक्शन करेगा, खरीदेगा, खरीदने के लास्ट तक पहुंचता है, तो वो क्या कहलाता है, तो बाइंग मोटिव कहलाता है। बिना आपके आवश्यकता के या बाइंग मोटिव के आप किसी चीज को परचेज नहीं करते हैं, आपको उस चीज की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम बात करें लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आपके कुछ रीजंस होते हैं उन सारी चीजों को खरीदने के, परचेज करने के, तो बाइंग मोटिव कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी तरह की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।